हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिनक्स स्टडी पॉइंट। मैं हूं निर्मला खलखो और आप लोगों के लिए लेकर आई हूं एनसीईआरटी की बुक से ज्योग्राफी का पहला चैप्टर क्लास 10th के लिए संसाधन और विकास। संसाधन एवं विकास पाठ में हम पहले देखेंगे संसाधन क्या है। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए प्रयोग की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है और जो आर्थिक रूप से संभाव्य है और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, संसाधन कहलाती है। इस परिभाषा में हम इन बातों को देख रहे हैं। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक ऐसी वस्तु जो कि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए प्रयोग की जा सकती है, और आवश्यकताओं की पूर्ति हम तब करेंगे जब हमारे पास प्रौद्योगिकी हो। तो उसको संसाधन बनाने के लिए हमारे पास प्रौद्योगिकी का होना जरूरी है। उसके बाद हम देख रहे हैं आर्थिक रूप से संभाव्य, जो आर्थिक रूप से संभाव्य हो। कहने का अर्थ है कि आर्थिक रूप से हम उस वस्तु को संसाधन बनाने में सक्षम हैं या नहीं, आर्थिक रूप से हमारे पास उतनी पूंजी है या नहीं। फिर हम देख रहे हैं सांस्कृतिक रूप से मान्य। कहने का अर्थ है कि पूरे समाज में, पूरे देश में या उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव के द्वारा एक संसाधन के रूप में मान्यता मिली है या नहीं, तभी वह एक संसाधन कहलाती है। तो संसाधन की परिभाषा में हम देख रहे हैं हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए प्रयोग की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है और यह आर्थिक रूप से संभाव्य है और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, संसाधन कहलाती है। अब देखेंगे हम लोग कि मानव भी एक संसाधन है। ह्यूमन रिसोर्स मानव को कहा गया है। तो हम लोग देखते हैं कि किसी भी वस्तु को संसाधन बनाने के लिए मानव किसका उपयोग करता है? प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है, और प्रौद्योगिकी वह खुद अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से सृजन करता है। इसमें हम देख रहे हैं मानव केंद्र में है और भौतिक पर्यावरण या प्रकृति में जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, उसको प्रौद्योगिकी के द्वारा संसाधन में बदलने की क्षमता रखता है। तो प्रौद्योगिकी के द्वारा प्रकृति में उपलब्ध वस्तुओं को बदलने के लिए ही वह संस्थाओं का निर्माण करता है। जैसे प्रकृति में मौजूद खनिज पदार्थ हैं, उसको निकालने की क्रिया, उसको कारखाने तक पहुंचाने की क्रिया, ये सब मानव के द्वारा ही किया जाता है। और उद्योगों का विकास या उसके लिए कारखाने की स्थापना, ये भी मानव के द्वारा ही किया जाता है। तो हम देख रहे हैं कि मानव के विवेक के बल पर ही प्रौद्योगिकी का सृजन होता है और विभिन्न प्रकार के संसाधनों का निर्माण होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि मानव ही केंद्र है, इन सबके केंद्र में मानव है। तो भौतिक पर्यावरण, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं को हैंडल करने वाला मानव है। तो हम देख रहे हैं भौतिक पर्यावरण या प्रकृति और प्रौद्योगिकी और संस्थाओं और मानव के बीच में अंतर संबंध है। आगे हम देखेंगे संसाधनों के प्रकार। संसाधनों के प्रकार में पहला हम देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति का अर्थ होता है कि वह कहाँ से प्राप्त होता है। उसके आधार पर है जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव संसाधन हम किसे कहते हैं? जैव संसाधन हम उन संसाधनों को कहते हैं जिसकी प्राप्ति हमको जीवमंडल से होती है और ये जीवित होते हैं या सजीव होते हैं। तो उन सभी चीज़ों को, उन सभी पदार्थों को हम जैव संसाधन कहेंगे जो कि हमको प्रकृति से जीवित रूप में प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए हम देखेंगे मनुष्य। मनुष्य में एक मनुष्य नहीं, पूरे मनुष्य जात को हम रखेंगे। पशु जात, मनुष्य जात, वन में हम सभी प्रकार के प्राकृतिक वनस्पति, ये सभी जैव संसाधन कहलाते हैं। अजैव संसाधन वे संसाधन होते हैं जो निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त होते हैं। वो हमारे भूमंडल में हैं लेकिन किस अवस्था में हैं? निर्जीव हैं। जैसे कि खनिज पदार्थ, मिट्टी, जितने भी प्रकार के चट्टान हैं, सभी ये सब
अजैव संसाधन कहलाते हैं। अब देखेंगे दूसरा, समाप्यता के आधार पर। समाप्यता का अर्थ होता है संसाधनों का समाप्त होना। उस आधार पर हम देखेंगे संसाधन दो प्रकार के हैं, नवीकरण योग्य संसाधन और अनवीकरण योग्य संसाधन। नवीकरण योग्य संसाधन हम किसको कहेंगे? नवीकरण योग्य संसाधन हम उन संसाधनों को कहेंगे जो भौतिक, रासायनिक और यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत किए जाते हैं या पुनः उत्पन्न किए जाते हैं। इनको हम कहेंगे नवीकरण योग्य संसाधन। नवीकरण योग्य संसाधन को पुनः पूर्ति योग्य संसाधन भी कहा जाता है, क्योंकि इसको हम फिर से प्राप्त कर सकते हैं, पुनः हम इसको प्राप्त कर सकते हैं या फिर से इसको हम उत्पन्न कर सकते हैं, जैसे जल, वायु। आगे देखेंगे अनवीकरण योग्य संसाधन। अनवीकरण योग्य संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जिसको कि निर्माण होने में एक लंबे भूवैज्ञानिक समय अंतराल लगता है। इसका निर्माण एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। कहने का अर्थ है कि इनको बनने में बहुत लंबा समय लगता है, लाखों वर्षों का समय लगता है, तब जाकर के ये अपने मूल रूप में आते हैं और हम उनको संसाधन मानते हैं। जैसे जितने भी प्रकार के खनिज पदार्थ हैं, धातुएं हैं, वो अनवीकरण योग्य संसाधन कहलाती हैं। इनमें हम इसको भी दो वर्गों में रख सकते हैं, पुनः चक्रीय और अचक्रीय। पुनः चक्रीय का अर्थ है कि उसको हम कुछ प्रोसेस के द्वारा फिर से यूज कर सकते हैं। जैसे लोहा यदि एक सामान उसका खराब हो गया तो हम उसको फिर से पिघला करके उससे कुछ और नया सामान बना सकते हैं, लेकिन उसकी क्वालिटी और उसकी मात्रा में कमी आती जाती है। विभिन्न प्रकार के हम आभूषण देखते हैं, जैसे सोना चांदी वगैरह, इनको भी गला करके फिर से नए आभूषण तैयार किए जाते हैं, लेकिन इसमें और कुछ दूसरे खनिजों को भी मिलाना पड़ता है, क्योंकि इसकी जो गुणवत्ता है वो कम होते जाती है। फिर अंततः ये एक ना एक दिन इसकी गुणवत्ता समाप्त हो जाती है। अब दूसरा है अचक्रीय। अचक्रीय में हम उन संसाधनों को रखते हैं जो कि एक बार प्रयोग करने के बाद बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं, जैसे जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन में हम रख सकते हैं कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। ये सबको हम एक बार प्रयोग करते हैं और ये समाप्त हो जाते हैं, इसीलिए हम इनको कहेंगे अचक्रीय संसाधन। अब देखेंगे स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतरराष्ट्रीय संसाधन। इसमें पहला है व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन हम ऐसे संसाधनों को कहते हैं जिसका कि मालिकाना हक या स्वामित्व एक व्यक्ति का या उसके परिवार के लोगों का उस पर अधिकार होता है, उसको हम कहेंगे व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन में एक व्यक्ति उसका मालिक हो सकता है, ओनर हो सकता है, या उस परिवार के सभी लोग उसका मालिक हो सकते हैं या उस संसाधन के हकदार हो सकते हैं। जैसे व्यक्ति का अपना जमीन, अपने घर, अपने कुआं, अपने खेत, ये सब व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। फिर देखेंगे सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जिसको कि समुदाय के लोग उसका प्रयोग करते हैं, जैसे एक गांव के लोग उसका प्रयोग करेंगे या एक शहर के लोग उसका प्रयोग करेंगे, तो ये हो गया सामुदायिक संसाधन। जैसे गांव क्षेत्र में हम देखते हैं खेल का मैदान, या शहरों में भी हम देखते हैं खेल का मैदान, तो ये सभी लोगों के लिए खेलने के लिए काम में आता है। जैसे शहरों में हम देखते हैं सार्वजनिक पार्क, तो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जा सकता है, वहाँ समय गुजार सकता है। फिर गाँव में या शहरों में हम देखते हैं शमशान भूमि, तो शमशान भूमि में भी उस कौम के लोग या उस समुदाय के लोग वहाँ पर दफनाए जाते हैं। फिर है शमशान घाट। शमशान घाट में भी उस क्षेत्र के सभी लोग अपने अपने एरिया के मुताबिक उसका प्रयोग करेंगे। फिर हम लोग देखते हैं तालाब। गांव के लिए यदि तालाब खुदा हुआ है या छोटा बांध बांधा हुआ है तो सभी लोग उसके पानी का प्रयोग करेंगे। तो ये हो गया सामुदायिक संसाधन। अब देखेंगे राष्ट्रीय संसाधन।
राष्ट्रीय संसाधन में हम देखते हैं कि उन सभी संसाधनों का सरकार हकदार होता है या उसका मालिक सरकार होता है। तकनीकी तौर पर हम देखें तो किसी भी राष्ट्र के संसाधन का अधिकार, उसको नियंत्रण करने का, उसको प्रयोग में लाने का अधिकार सरकार का होता है। तो राष्ट्रीय संसाधन में हम देखेंगे राजनीतिक सीमाओं के अंदर आने वाली जितनी भी भूमि है तो वो हो गया राष्ट्रीय संसाधन। फिर हम देख सकते हैं सभी निजी जितने भी हमारे संसाधन हैं, जैसे कि खेत हुआ, ये सब भी सरकार का हो सकता है। जैसे वो अगर नहर बनाना चाहे या सड़क बनाना चाहे या फिर वहाँ पर रेल लाइन बिछाना चाहे तो इन सब के लिए सरकार भूमि का अधिग्रहण करके उस पर इन सब चीज़ों का निर्माण या कंस्ट्रक्शन करा सकता है। अब देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन वैसे संसाधन होते हैं जिस पर कि किसी एक देश का अधिकार नहीं होता है, बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का अधिकार होता है। इस संगठन से अनुमति लेकर के ही कोई भी देश उस संसाधन का प्रयोग कर सकता है। जैसे कोई भी देश का तट रेखा से 200 किलोमीटर से परे का क्षेत्र या उस देश के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अधिकार में आता है। यदि वह देश उस क्षेत्र का, महासागरीय क्षेत्र का प्रयोग करना चाहे तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन से उसको अनुमति लेना पड़ेगा। तो ये 12 समुद्री मील का क्षेत्र जो है वो राष्ट्रीय संसाधन है और उससे बाद का क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है। अब हम लोग देखेंगे विकास के स्तर के आधार पर संभावित संसाधन, विकसित संसाधन और भंडार तथा संचित कोष। तो देखते हैं संभावित संसाधन। संभावित संसाधन वैसे संसाधन हैं जो कि हमारे यहाँ मौजूद हैं, प्रकृति में मौजूद हैं, लेकिन हम उनका प्रयोग नहीं कर पाए हैं क्योंकि हमारे पास अभी उसको प्रयोग करने के लिए तकनीकी का उतना विकास नहीं हो पाया है। कुछ हद तक हम इसका प्रयोग कर रहे हैं लेकिन पूरी तरह से हम नहीं कर पाए हैं। जैसे हम उदाहरण के तौर पर देखेंगे भारत का पश्चिमी भाग, गुजरात और राजस्थान का भाग, यहाँ पर हम देखते हैं कि वायु का प्रवाह बहुत तीव्र है, लेकिन हम उससे ऊर्जा की प्राप्ति उतना अधिक नहीं कर पा रहे हैं जितना कि हमको करना चाहिए। उसी प्रकार सौर ऊर्जा का भी हम प्रयोग बहुत अथाह ऊर्जा प्राप्ति के लिए कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हम नहीं कर पा रहे हैं। फिर आगे देखेंगे विकसित संसाधन। विकसित संसाधन किसी भी राष्ट्र के ऐसे संसाधन होते हैं जिसका कि वह कितनी मात्रा में मौजूद है, उसकी कितनी गुणवत्ता है, इन सब का सर्वेक्षण किया जा चुका है या कहेंगे कि इसका सर्वे किया जा चुका है और तकनीकी के द्वारा इस संसाधन का हम प्रयोग करने लगे हैं। यह है विकसित संसाधन। आगे देखेंगे भंडार तथा संचित कोष। भंडार और संचित कोष एक ही टाइप के संसाधन हैं। इनको हम कहेंगे कि ये संसाधन हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन अभी तक इन संसाधनों का प्रयोग करने के लिए हमारे पास उपयुक्त टेक्नोलॉजी का विकास नहीं हो पाया है। इसीलिए हम इसको भंडार कहते हैं या संचित कोष कहते हैं। आने वाले समय में हमारे पास यदि उस प्रकार की उन्नत तकनीकी का प्रयोग, उन्नत तकनीकी का विकास हम यदि कर पाए तो इस भंडार और इस संचित कोष को हम संसाधन के रूप में प्रयोग में लाएंगे। आगे देखेंगे हम लोग संसाधनों का विकास। तो संसाधन मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है, साथ ही साथ मनुष्य के जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए भी अति आवश्यक है। तो संसाधनों का हम उचित रूप से प्रयोग करेंगे तभी यह हमारे लिए अधिक लाभदायक सिद्ध होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा माना जाता है कि संसाधन प्रकृति की ओर से हमारे लिए मुफ्त उपहार है। यही सोच करके मनुष्य उसका अंधाधुंध प्रयोग करने लगा है। अंधाधुंध प्रयोग करने से या उसका दोहन करने से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि समाज के कुछ लोगों के लालचवश संसाधनों का ह्रास होने लगा है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि मानव समाज में
संसाधन संपन्न वर्ग और संसाधनहीन वर्ग, दो टाइप के लोगों का समाज बन चुका है। एक है अमीर वर्ग और एक है गरीब वर्ग, एक संपन्न वर्ग और एक निर्धन वर्ग। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं समाज में संसाधनों का उचित बंटवारा नहीं हो रहा है, जिससे जीवन की गुणवत्ता बनाने के लिए जो आवश्यक संसाधन है वह, और समाज में उसका उचित बंटवारा हमको किस प्रकार किया जाए, ये सब हम सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। अंधाधुंध दोहन से क्या हो रहा है? अंधाधुंध दोहन से वैश्विक पारिस्थितिक संकट उत्पन्न हो जा रहे हैं, पूरे विश्व में संकट उत्पन्न हो जा रहे हैं। पहला है पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है। पूरे पर्यावरण को हम संसाधनों का उचित तरीके से प्रयोग ना करके, संसाधनों का उचित तरीके से प्रयोग ना करके पर्यावरण को हम प्रदूषित कर रहे हैं। दूसरा है भूमंडलीय तापन। संसाधनों के अति शोषण से, अति दोहन से भूमंडलीय तापन हो रहा है। भूमंडलीय तापन का अर्थ होता है कि हमारी जो पृथ्वी है वो अधिक गर्म हो रही है, हमारा भूमंडल अधिक तप्त हो रहा है। हम देखेंगे पृथ्वी का सबसे निचला परत है क्षोभमंडल, और यह कार्बन डाइऑक्साइड और विभिन्न प्रकार के जहरीली गैसों के द्वारा तापमान में वृद्धि हो रहा है। फिर देखेंगे ओजोन परत अवक्षय। ओजोन परत अवक्षय का अर्थ होता है कि क्षोभ मंडल से ऊपर समताप मंडल में जो ओजोन परत या O3 का लेयर है वह बिल्कुल उसमें छेद उत्पन्न हो जा रहा है, तो ओजोन परत में हानि हो रहा है। और एक दिन ऐसा होगा कि ओजोन परत में छेद हो जाने से सूर्य से आने वाली जो घातक परावैंगनिक किरणें हैं वो धरती तक पहुंच जाएंगी। अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं वो धरती तक पहुंच जाएंगी, और धरती के पेड़ पौधे, वनस्पति और जीव जंतुओं और मनुष्य सभी पर इसका बहुत ही खतरनाक असर होगा। मनुष्य में विभिन्न प्रकार के चर्म रोग होंगे। चर्म रोग साधारण नहीं होंगे बल्कि त्वचा कैंसर होंगे। तो ये ओजोन परत हमारे लिए धरती तक सूर्य से आने वाले हानिकारक विकिरणों को रोकने का काम करता है, और इसमें छेद हो रहा है, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। आगे देखेंगे हम भूमि निम्नीकरण। तो संसाधनों के अत्यधिक दोहन से भूमि का भी निम्नीकरण हो रहा है, या हमारी जो भूमि है या मिट्टी है इसकी गुणवत्ता में कमी आ रही है। इसकी जो गुणवत्ता है उसमें ह्रास आ रहा है। मिट्टी या तो क्षारीय हो रही है, या लवणीय हो जा रही है, या फिर अम्लीय हो जा रही है, जिस पर कि कृषि कार्य करना इस पर कठिन होगा। मिट्टी की गुणवत्ता खत्म हो जाने से उस पर पेड़ पौधे तक नहीं उगेंगे या फसल उस पर नहीं होंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं उद्योग धंधों का विकास। उद्योग धंधों का विकास से हम एक तरफ संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन उद्योग धंधों से निकलने वाले जितने अपशिष्ट हैं उनको हम डायरेक्ट ही भूमि पर जमा कर रहे हैं, उसका सही निपटान नहीं कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि वह जल के साथ घुल करके मिट्टी को भी प्रदूषित कर रहा है, जल को भी प्रदूषित कर रहा है। और उद्योगों से निकलने वाले जितने धुएं हैं, जो कि जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब पूरे वातावरण में फैल रहे हैं और वायु को भी प्रदूषित कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि भूमि का भी निम्नीकरण हो रहा है। तो संसाधनों का जीवन यापन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए और समाज में उसका उचित बंटवारा के लिए तथा विश्व शांति के लिए संसाधनों का समाज में उचित बंटवारा जरूरी है, और इसको हम सतत पोषणीय विकास के आधार पर ही संसाधनों का सही तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। तो हम आगे देखेंगे सतत पोषणीय विकास क्या है। सतत पोषणीय विकास ऐसा आर्थिक विकास है जिसमें कि पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए विकास हो तथा वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की अवहेलना ना करे। कहने का अर्थ है कि आर्थिक विकास हम ऐसा करें या संसाधनों का प्रयोग हम इस प्रकार से करें कि वो हमारे लिए लाभदायक हो, लेकिन पर्यावरण को भी कोई हानि ना पहुंचाए। साथ ही साथ उसका प्रयोग हम इस
योजनाबद्ध तरीके से करें और जितना ज़रूरी है उतना ही उस संसाधन का हम प्रयोग उचित तरीके से करें, उसका शोषण ना करें, जिससे कि आने वाली पीढ़ी की आवश्यकताओं की भी पूर्ति के लिए वो संसाधन बचा रहे। नहीं तो हम जिस प्रकार संसाधन प्रयोग कर रहे हैं उस अनुसार देखा जाए तो भूपृष्ठ पर जितने भी संसाधन हैं, जमीन के अंदर दबे पड़े हैं वो या बाहर हैं, भूपृष्ठ के ऊपर हैं, वो सभी बहुत जल्द ही समाप्त हो जाएंगे। आने वाली पीढ़ी या आने वाला जनरेशन उस संसाधन के विषय में कुछ भी नहीं जान पाएगा और उससे कोई लाभ नहीं प्राप्त कर सकेगा। तो यही है सतत पोषणीय विकास। तो हम पर्यावरण को भी नुकसान ना पहुंचाएं, साथ ही साथ हम उस संसाधन का इस रीति से प्रयोग करें कि वह आने वाले लंबे समय तक बना रहे या बचा हुआ रहे। अब हम लोग देखेंगे इसी में रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992। ये पृथ्वी सम्मेलन प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन हम इसको कह सकते हैं और इसमें 100 देशों से भी अधिक देशों के प्रतिनिधि इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए अमेरिका के ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में एकत्रित हुए और उन्होंने सामाजिक आर्थिक विकास के लिए और ये भूमंडलीय जो पर्यावरण में हानि हो रही है इसको संतुलन बनाए रखने के लिए इन सब बातों में सहमति जताने के लिए या उन पर विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित हुए। उनका हम देखेंगे भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता, इन सब बातों पर उन्होंने एक घोषणा पत्र तैयार किया और जिस पर सभी ने हस्ताक्षर किए। भूमंडलीय वन सिद्धांतों पर भी उन्होंने सहमति जताई। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि पर्यावरण के इसको संतुलित करने के लिए, उसको संतुलित अवस्था में रखने के लिए पूरे विश्व स्तर पर इन्होंने चर्चा की और उसके लिए सिद्धांतों को बनाया। फिर 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 की भी घोषणा उन्होंने की। एजेंडा 21 एक घोषणा है जिसे 1992 में ब्राजील के एक शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वावधान में राष्ट्राध्यक्षों के द्वारा स्वीकृत किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य है भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास को हासिल करना। तो भूमंडलीय सतत विकास को हासिल करने के लिए कोई एक देश केवल जिम्मेदार नहीं होगा, बल्कि हर एक राष्ट्र अपने स्तर पर इसके लिए कार्यसूची बनाएंगे और उसके अनुसार ही काम किया जाएगा। इसके साथ ही साथ विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति पर, रोगों से निदान और गरीबी से निपटना, इन सब एजेंडाओं पर भी ध्यान दिया जाएगा। कहने का अर्थ यह है कि पर्यावरण को जो हानि हो रही है इसको कैसे हम बचा सकते हैं पर्यावरण को, और साथ ही साथ समाज का कल्याण हम कैसे कर सकते हैं विश्व स्तर पर, इस पर ध्यान दिया गया। आगे हम देखेंगे संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन का अर्थ है संसाधनों का योजनाबद्ध तरीके से न्याय संगत प्रयोग करना। तो संसाधनों का प्रयोग हम किस प्रकार करें? तो सबसे पहला हमारा ये है कि संसाधनों का हम प्रयोग कैसे करेंगे? योजनाबद्ध तरीके से। कहने का अर्थ है कि किसी भी संसाधन को प्रयोग करने के लिए पहले उसकी योजना बनाई जाए कि उस संसाधन को हम कितनी मात्रा में और किस प्रकार प्रयोग करेंगे और उससे अधिक लाभ प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ उसको न्यायपूर्ण ढंग से हम प्रयोग करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि भारत जैसे देश में जहाँ की भौगोलिक विभिन्नताएं हैं, जलवायु भी अलग है, यहाँ के उच्चावच अलग हैं, तो इन सभी में संसाधनों का वितरण भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग है। हम देखते हैं कि किसी क्षेत्र में अधिक एक ही प्रकार के संसाधनों में वो क्षेत्र धनी है या संपन्न है और दूसरे प्रकार के संसाधनों में वह गरीब है। तो देख रहे हैं कि संसाधनों का वितरण हमारे समाज में या कहेंगे हमारे देश में एक जगह पर ही मौजूद नहीं है, बल्कि बिल्कुल असमान है। तो समाज में हम देखेंगे या देश में देखेंगे कि संसाधनों का बंटवारा या संसाधनों का पाया जाना
या संसाधनों का वितरण एक समान नहीं है। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार में हम देखते हैं पूर्वी भाग, प्रायद्वीपीय पठार का पूर्वी भाग, जैसे छोटा नागपुर का पठार, इसमें आता है झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये सब ज्यादा खनिज पदार्थों में धनी क्षेत्र हैं। फिर हम लोग देखते हैं मरुस्थलीय भाग। मरुस्थलीय भाग में कुछ बहुत संसाधन हैं, लेकिन यहाँ ज्यादातर सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की असीमित संभावनाएं हैं। फिर हम देखते हैं पर्वतीय भाग। पर्वतीय भागों में हम देखते हैं यहाँ पर ये जैव विविधता में धनी वाले क्षेत्र हैं, प्राकृतिक वनस्पति में धनी वाले क्षेत्र हैं, लेकिन दूसरे प्रकार के खनिज पदार्थ की यहाँ कमी देखी जाती है। जैसे अरुणाचल प्रदेश को ही देख लीजिए। अरुणाचल प्रदेश में हम देख रहे हैं कि वहाँ जल की अथाह भंडार है, लेकिन वहाँ दूसरे खनिज पदार्थों में ये क्षेत्र बिल्कुल संसाधन विहीन क्षेत्र कहलाता है। तो देख रहे देश के अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकार के खनिज संपदाओं का वितरण है। तो इससे वही क्षेत्र केवल ज्यादा उन्नति करेगा और दूसरा क्षेत्र उन्नति नहीं कर पाएगा। इसीलिए हमको पूरे समाज में संसाधनों का बंटवारा उचित तरीके से करना होगा। इसके लिए प्लानिंग करनी होगी, जिससे कि हर एक क्षेत्र उस संसाधन का प्रयोग अपने लाभ के लिए कर सके। तो यही है संसाधनों का नियोजन। राष्ट्रीय, प्रांतीय, स्थानीय और प्रादेशिक स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। तो भारत में हम संसाधन का नियोजन कैसे करेंगे? संसाधन नियोजन करने के लिए, संसाधन नियोजन एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है और इसको उचित तरीके से प्रयोग करने के लिए हम इसका सबसे पहला हम संसाधनों की सूची तैयार करेंगे, इसकी तालिका बनाएंगे। विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उसकी तालिका बनाना। फिर दूसरा है, हम देखेंगे भारत में संसाधन नियोजन। तो संसाधनों का नियोजन एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, लेकिन हमको इसको योजनाबद्ध तरीके से प्रयोग में लाना होगा। तो भारत में इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? पहला काम हम यही कर सकते हैं कि किस किस क्षेत्र में किस किस प्रकार के संसाधन अधिक हैं, उनकी हम तालिका बनाएंगे, उनका सर्वेक्षण करेंगे और इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण, फिर उस क्षेत्र का मानचित्र बनाएंगे कि वह कौन से संसाधनों में संपन्न क्षेत्र है। फिर संसाधनों का गुणात्मक और मात्रात्मक अनुमान लगाएंगे कि वह कितनी मात्रा में है और कितनी गुणवत्ता वाला है। उसके बाद उसका मापन करेंगे। और दूसरा है संसाधन विकास योजनाएं लागू करने हेतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना। और तीसरा है संसाधन विकास योजनाओं को राष्ट्रीय विकास योजना में उचित समन्वय स्थापित करना। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि संसाधनों का नियोजन हम कैसे करेंगे। संसाधनों का नियोजन करने के लिए पहला है कि हम संसाधनों का क्या करेंगे? संसाधनों को हम देखेंगे कि किस क्षेत्र में कौन कौन से संसाधनों की बहुलता है, उसकी सूची तैयार करेंगे, उसका सर्वे करेंगे, उसका मैप बनाएंगे और तब जाकर के योजनाबद्ध तरीके से उसका प्रयोग करेंगे या उसको हम अपने प्रयोग में लाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, जिससे कि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।